शालिनी और मधु दोनों बातें करते हुए डिनर के लिए सीधे चली गई और ऋषभ भी अपने क्लाइंट से बात करते हुए दाएं मुड़ गया। पर करण हॉल में ही फोन पर बातें करते हुए मधु और शालिनी को तलाशने लगा। शालिनी को देखते ही मैनेजर दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैनेजर साहब, शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। तो मैनेजर साहब ने तुरंत आगे की ओर इशारा किया, आइए मैं आपको आपकी टेबल तक ले चलता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और मधु के साथ टेबल की ओर चल दी। पूल साइड में टेबल के पास आते ही मैनेजर साहब ने शालिनी के बैठने के लिए चेयर पीछे खींची तो वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। उनके बैठते ही मधु भी सामने रखी चेयर पर बैठी। मैनेजर साहब ने वहां पानी सर्व कर रहे एक वेटर को इशारा करके बुलाया। वेटर के आते ही वो उससे बोले, जब तक मैडम का डिनर नहीं हो जाता तुम यही खड़े रहोगे, अब जल्दी से मैडम का ऑर्डर लो। जी, वेटर सिर झुकाकर बोला। मैनेजर साहब ने शालिनी की ओर देखा, मैम आप अपना डिनर एंजॉय करिए, अगर मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। शालिनी ने सिर हिलाकर इशारा किया तो मैनेजर साहब वहां से चले गए। उनके जाते ही मधु ने अपने चारों ओर देखा और आहिस्ता से बोली, आंटी ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है। शालिनी मुस्कुरा दी। तभी मधु ने पूछा, पर आंटी हम यहाँ पूल साइड में डिनर क्यों कर रहे हैं? ये जगह तो कपल्स के लिए है ना, हमें तो क्रिस्टल हॉल में डिनर करना चाहिए क्योंकि फैमिली के साथ वाले लोग वहीं बैठते हैं। मधु तुम पहले भी यहाँ आई हो बेटा? शालिनी ने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी आंटी बहुत बार आई हूँ, मीरा मुझे यहाँ लेकर आई है, पर हम दोनों यहाँ नहीं, हमेशा क्रिस्टल हॉल में ही डिनर करते थे। शालिनी फिर से मुस्कुरा दी। मधु आज क्रिस्टल हॉल में सारे टेबल पहले से ही रिजर्व थे, इसलिए मैंने हमारे लिए यहाँ टेबल बुक किया है। ओह कोई बात नहीं, मधु ने इतना कहकर टेबल पर रखा फूलों का बुके उठाया और बहुत प्यार से उसे देखने लगी और उन्हें देखते हुए बोली, वैसे आंटी मीरा को भी यहाँ आना बहुत पसंद है, ये उसकी भी फेवरेट जगह है। शालिनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। मधु अगर मैं तुमसे कहूँ कि कल तुम भी हमारे साथ करण की शादी के लिए राजस्थान चलो तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? शालिनी के इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया और उसने तुरंत उनकी ओर देखा। आंटी अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं आपको इनकार नहीं करूंगी, पर सच कहूं तो मैं करण साहब की शादी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी शादी में कोई भी परेशानी आए। पहले ही मेरी वजह से उनकी सगाई में बहुत कुछ हो चुका है, अब मैं ना उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चाहती हूँ और न ही मेरी, इसलिए प्लीज आंटी मुझे वहां आने के लिए मत कहिएगा प्लीज। उसकी बातें सुनकर शालिनी परेशान होकर बोली, मधु तुम्हारे इनकार की यही वजह है या तुम करण की वजह से नहीं जाना चाहती? मधु हैरानी से उन्हें देखने लगी। शालिनी उसे देखकर मुस्कुराए, मधु करण वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो सबको दिखाता है, मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ आंटी कि करण साहब बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए ही मेरा उनकी शादी में ना जाना ही सही होगा, और वैसे भी करण साहब भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं उनकी शादी में आऊं। पर अगर करण खुद चाहे कि तुम उसकी शादी में आओ तो? शालिनी ने उसकी ओर देखकर पूछा। उनके सवाल ने मधु को सोच में डाल दिया। उसे एक बार फिर करण के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आंटी। उसके इतना कहते ही शालिनी हैरानी से उसे देखने लगी। कभी कभी मुस्कुराते हैं वो, और उनकी मुस्कुराहट इन फूलों की तरह खूबसूरत होती है। मैं उनकी मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती, मुझे देखते ही उन्हें गुस्सा आने लगता है, पर फिर भी मुझे दर्द में देखकर मेरी मदद करते हैं। पहले मुझे चोट पहुंचाते हैं और फिर मलहम भी लगाते हैं। जब जब मैं मुश्किल में होती हूँ वो ना जाने कहाँ से मेरी मुश्किलों में मेरा साथ देने चले आते हैं। मधु अपनी ही धुन में करण के बारे में बातें की जा रही थी और शालिनी उसे टकटकी लगाए देख रही थी। मधु बुके से एक फूल निकालकर बोली, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी जिंदगी उनकी अमानत है, मेरी जिंदगी पर मुझसे ज्यादा उनका हक है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो अब मुझे भी उनकी खुशी के बारे में सोचना होगा ना। मैं अगर उनकी शादी में गई तो उनका ध्यान उनकी होने वाली पत्नी से ज्यादा मुझ पर होगा और वो रिद्धिमा को छोड़कर बार बार मेरे पास। इतना कहते ही उसकी नजर शालिनी पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। मधु झेप गई। उसने तुरंत फूल को नीचे रख दिया और मेनू कार्ड देखते हुए बोली, खाना ऑर्डर करें आंटी। शालिनी बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी और मेनू कार्ड देखने लगी। मधु कार्ड देखते हुए मन ही मन बोली, हे महादेव
ये मैं आंटी के सामने करण साहब को लेकर क्या बोले जा रही थी। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होगी। मुझे इनके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था, इससे पहले कि मैं खुद पर से अपना काबू खो दूं। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढकर करण साहब से दूर जाना होगा। यही सब सोचते हुए उसकी नज़र सामने से चले आ रहे करण पर पड़ी, जो ब्लैक कलर के सूट बूट में उसकी ओर ही चला आ रहा था। उसे देखते ही मधु पलकें झपकाना भी भूल गई और सब कुछ भूलकर उसे देखने लगी। करण की नजरें भी जैसे ही उस पर पड़ी, उसके कदम भी रुक गए और वो भी मधु को देखने लगा। शालिनी ने उसे अचानक से खामोश और सामने देखते देखा तो पलटकर अपने पीछे देखने लगी। पीछे करण को खड़ा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मधु की ओर देखकर मन ही मन बोली, थैंक यू बेटा, आज तुम दोनों ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब मुझे इस शादी को रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत करण की ओर देखकर उसे पुकारा, करण। उनकी आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। मधु घबराकर उठ खड़ी हुई। करण उसे देखते हुए शालिनी के पास आया। मम्मा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप मधु के साथ यहाँ डिनर के लिए आ रही है, वरना हम साथ में आ जाते, क्योंकि मेरी मीटिंग भी यही थी। तूने भी तो नहीं बताया था कि तू अपने क्लाइंट के साथ यहाँ आ रहा था, शालिनी ने पलटकर पूछा और फिर करण की बाह पकड़कर उससे चेयर पर बैठाते हुए पूछा, मीटिंग हो गई तेरी? करण ने मधु की ओर देखकर जवाब दिया, मीटिंग कैंसिल हो गई है मम्मा, इसलिए मैं घर जा रहा था। ये सुनकर शालिनी ने हैरानी से पूछा, घर क्यों जा रहा है? साथ में डिनर करते हैं, फिर साथ ही घर चलते हैं, है ना मधु? मधु बिना कोई जवाब दिए हल्के से मुस्कुराते हुए फिर से अपनी चेयर पर बैठ गई। शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, मधु खाना ऑर्डर करो बेटा। आंटी आप मुझे डिनर के लिए लेकर आई है, इसलिए खाना भी आप ही ऑर्डर करिए। आप जो ऑर्डर करेगी मैं खा लूंगी, मधु करण की ओर देखकर छेपते हुए बोली। शालिनी कुछ कहती उसके पहले ही उनके फोन की बेल बजने लगी। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर उन्होंने कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही रोशनी बोली, मैम साहब, आपके जाने के बाद करण भैया आए थे और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप दोनों किस होटल में गए हैं। वो शायद यहाँ से होटल जाने के लिए ही निकले हैं। मैं जानती हूँ, शालिनी दोनों की ओर देखकर बोली, जो एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रोशनी फिर से बोली, इसका मतलब करण भैया वहाँ पहुँच गए? हाँ भाभी, वही होगा, आप एक बार देखिए तो सही, मिल जाएगा। तभी शालिनी ऊंची आवाज में बोली। करण और मधु दोनों उनकी ओर देखने लगे। दूसरी ओर रोशनी भी मुस्कुरा दी तो शालिनी फिर से चीखी, भाभी आप यहाँ नहीं थी तो मैंने आपका खानदानी हार आपके कबर्ड के सेफ में संभाल कर रख दिया था। वही है, आप देखिए तो सही। रोशनी हंसते हुए बोली, मैम साहब आप तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। शालिनी फिर से फोन पर बोली, हाँ भाभी, मैं जानती हूँ कि आप शादी वाले दिन वही पहनना चाहती है। मिल जाएगा, आप एक बार अच्छे से देखिए तो सही। क्या कहा आपने? सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी और करण की ओर देखकर बोली, करण तुम्हारी बड़ी माँ का खानदानी हार नहीं मिल रहा है और उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा रखा है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। ये सुनते ही मधु तुरंत उठकर बोली, ठीक है आंटी, चलिए हम डिनर फिर कभी कर लेंगे। नहीं मधु, मैं तुम्हें यहाँ डिनर के लिए लेकर आई थी। तुम बिना डिनर किए यहाँ से जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। करण है तुम्हें कंपनी देने के लिए, तुम दोनों डिनर कर लो और फिर साथ में घर आ जाना। मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ, शालिनी परेशान होने का नाटक करते हुए बोली। मधु ने करण की ओर देखा और फिर शालिनी के पास आकर बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, मैं भी आपके साथ घर चलती हूँ। मधु के ना कहते ही करण भी उठ खड़ा हुआ, हाँ मम्मा, घर चलते हैं। शालिनी उदास होकर बोली, करण मैं मधु को यहाँ लेकर आई थी और अगर मधु बिना कुछ खाए यहाँ से जाएगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज मेरी खुशी के लिए तुम दोनों डिनर कर लो प्लीज बेटा। पर आंटी मैं इनके साथ, मधु ने इतना कहा ही था कि शालिनी उसे बीच में टोकते हुए बोली, प्लीज बेटा, मेरी खातिर। उन्हें इस तरह रिक्वेस्ट करते देख करण और मधु दोनों कुछ नहीं बोल पाए। शालिनी ने बहुत प्यार से मधु के गाल को छुआ और बोली, तुम दोनों डिनर एंजॉय करो। डिनर के बाद करण तुम्हें घर ले आएगा, मैं जाने से पहले तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? मधु ने ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। शालिनी ड्राइवर को फोन करते हुए करण से बोली, मधु को बिल्कुल तंग मत करना करण, और दोनों अच्छे बच्चों की तरह खाना खाना। करण ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। गाड़ी निकालो, मैं बाहर आ रही हूँ। तभी शालिनी ड्राइवर से फोन पर बोली और वहां से चली गई।
उनके जाते ही करण और मधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। करण चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। मधु मन ही मन बोली, हे भगवान, ये आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो? मधु, मेरे लिए मेरी मम्मा से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और आज अगर हम बिना डिनर किए यहाँ से गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज सिर्फ उनके लिए बैठ जाओ। करण की बातें सुनकर मधु सोच में पड़ गई और फिर चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई। पर वो घबराई हुई सी अपने चारों ओर देख रही थी। उसे बस यही डर लग रहा था कि कहीं कोई फिर से उन्हें साथ देखकर बातें ना करने लगे। तभी करण उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें जो पसंद हो ऑर्डर कर सकती हो। नहीं, आप ही ऑर्डर कर दीजिए, मैं खा लूंगी, मधु सिर झुकाकर बोली। करण मेनू कार्ड देखते हुए बोला, एक बार फिर सोच लो। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो वेटर से बोला, नंबर 18, 21 और 32 हम दोनों के लिए। जी सर, वेटर ने इतना कहा और चला गया। उसके जाते ही करण मधु की ओर देखने लगा, पर मधु ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। कुछ देर बाद वेटर ऑर्डर लेकर आया। उसने जैसे ही खाना टेबल पर रखा तो सारी इटालियन डिशेस देखकर मधु ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। करण उसका चेहरा देखकर बोला, मुझे यहाँ का इटालियन फूड बहुत पसंद है, आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। ये बिना मसाले का खाना सिर्फ इन्हें ही पसंद आ सकता है, मधु धीरे से बुदबुदाई। उसे इस तरह बुदबुदाते देख करण बोला, देख क्या रही हो, खाओ। मधु हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट में खाना लेने लगी और मन ही मन बोली, सुबह से कुछ नहीं खाया और अब जब खाना नसीब हुआ है तो वो भी ऐसा जो गले से नीचे ही नहीं उतरेगा। इन डिशेस की शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये बेस्वाद ही होगा, क्योंकि न तो इनमें तेल और घी नजर आ रहा है और न ही मिर्च मसाला। पर अब तू कुछ कर भी नहीं सकती मधु, क्योंकि तूने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए अब चुप करके खा ले। इतना कहकर उसने चम्मच उठाई और मुंह बनाकर खाने लगी। करण ने उसका चेहरा देखा और मन ही मन बोला, इसका चेहरा देखकर तो साफ पता चल रहा है कि इसे ये इटालियन खाना नहीं खाया जा रहा है, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी मैनेजर ने करण के पास आकर पूछा, करण सर, मैडम आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? मैनेजर के इतना पूछते ही मधु फट से बोली, जी हाँ, आप ना मेरे लिए दाल चावल, तंदूरी रोटी, काजू मिक्स, मिक्स वेज, रायता, अचार और गुलाब जामुन ले आइए। उसके इतना कहते ही करण मुस्कुराने लगा। मैनेजर भी वहां खड़े वेटर से तुरंत बोला, मैडम का ऑर्डर लेकर आओ। वेटर जाने ही लगा था कि मधु फिर से बोली, सुनो भैया, रसमलाई भी ले आना। वेटर सिर हिलाकर जाने लगा तो मधु एक बार फिर बोली, और प्लीज काजू मिक्स और मिक्स वेज तीखी और चटपटी होनी चाहिए। जी मैडम, इतना कहकर वेटर चला गया और मैनेजर भी। उनके जाते ही मधु ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली, पर जैसे ही उसकी नजर करण पर पड़ी तो वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं खा सकती। मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाता जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। ये सुनकर करण ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम ये कह रही हो कि मैं बेस्वाद खाना खाता हूँ? अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप जिस तरह के इंसान हो उस हिसाब से आपको यही खाना पसंद आएगा ना, मधु झट से बोली। करण फिर से उसे घूरने लगा। उसे खुद को घूरते देख मधु बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब था कि जैसे मुझे दाल चावल पसंद है, आपको ये पसंद है ना? तभी वेटर खाना लेकर आ गया। उसने जैसे ही टेबल पर सारा खाना रखा तो मधु अपनी पहले वाली प्लेट सामने से हटाते हुए बोली, ये घास फूस ले जाओ यहाँ से। ये सुनकर करण फिर से उसे घूरने लगा और गुस्से में अपना खाना खाने लगा। वेटर के जाते ही मधु ने जल्दी जल्दी अपने लिए प्लेट में खाना लिया और एक निवाला खाते ही बोली, मजा आ गया। दिन भर भूखे रहने और पैदल चलने के बाद अगर ऐसा खाना मिल जाए तो मजा आ जाता है। उसे ऐसे बिहेव करते देख करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर मधु ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा क्योंकि वो मजे से खाना खाने में बिजी थी। पर करण बहुत प्यार से उसे देखे जा रहा था। खाते खाते मधु के कुछ बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे। मधु ने जैसे ही अपने बालों को अपनी आंखों से हटाने के लिए हाथ उठाया तो उसके हाथ से उसकी एक आंख में मिर्ची लग गई। आओ, उसके मुंह से आह सुनते ही करण तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और उसकी पास वाली चेयर पर आकर बैठा और उसके चेहरे को छूकर बोला, क्या कर रही हो मधु, दिखाओ मुझे, छोटे बच्चों की तरह खाना खाती हो। इतना कहकर वो उसकी आंख पर फूंक मारने लगा। मधु कुछ बोल नहीं पाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते देख करण ने तुरंत पूछा, आंख जल रही है? मधु ने आहिस्ता से ना में अपना सिर हिला दिया
और एकटक उसे देखने लगी। करण भी बहुत प्यार से उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिए उसकी आंखों से बह रहे आंसू पोंछ रहा था। दोनों एक बार फिर सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वेटर वहां आकर बोला, मैडम आपकी रसमलाई। वेटर की आवाज सुनते ही दोनों चौंककर एक दूसरे से दूर हो गए। वेटर ने रसमलाई टेबल पर रखी और चला गया। तुम ठीक हो? तभी करण ने मधु की ओर देखकर पूछा। मधु ने बिना कुछ कहे आहिस्ता से नजर झुकाकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण फिर से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और डिनर करने लगा। मधु भी चुपचाप खाना खाने लगी। तभी वहां तालियों की आवाज सुनाई दी। करण और मधु दोनों ने ही उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। मधु और करण के टेबल के पास वाली टेबल पर एक कपल खड़ा केक काट रहा था। केक काटने वाले लड़के ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से केक खिलाया और फिर उसकी पत्नी ने उसे। फिर वो लड़का वेटर को बुलाकर बोला, ये केक यहाँ डिनर कर रहे सारे गेस्ट को भी खिलाओ। यस सर, वेटर बोला और केक उठाकर वहां से चला गया। उस लड़के ने अपनी पत्नी की हथेली पकड़ी और उसे चूमते हुए सारे गेस्ट से बोला, आज मेरी और मेरी वाइफ की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है और क्योंकि आज यहाँ हमारे साथ हमारा कोई भी अपना नहीं है तो आप सभी हमारी फैमिली हो, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब हमारी इस खुशी में हमारा साथ दे। आज आप सबका डिनर हमारी तरह से। ये सुनकर वहां बैठे सब लोग तालियां बजाने लगे और एक एक करके उन्हें बधाइयां भी देने लगे। मधु ने भी करण का हाथ पकड़ा और बोली, चलिए हम भी उन्हें विश करके आते हैं। करण ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया, कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर दीवाना होना पसंद नहीं है और हाँ, हम हमारा बिल भी खुद ही पे करेंगे। उसके इतना कहते ही मधु ने पहले उसे गुस्से में घूरा और फिर भागती हुई उस कपल के पास गई। वो मुस्कुराते हुए उनसे बोली, आप दोनों को आपकी शादी की पहली सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू, उस कपल ने एक साथ जवाब दिया। तो मधु फिर से बोली, वैसे आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। ये सुनकर सामने खड़ी लड़की बोली, वैसे आपके और आपके हस्बैंड की जोड़ी भी बहुत प्यारी है। मधु आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही करण ने वहां आकर उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, चले मधु। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और उस कपल से बोली, हमारा बिल पे करने के लिए थैंक यू, मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ है। इतना कहकर वो भागती हुई अपनी टेबल के पास आई और उसने टेबल पर रखा बुके उठाया और फिर से उस कपल के पास आ गई। ये आपके लिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, वो लड़की बुके लेते हुए बोली। तभी उनके पास बैठे एक और जोड़े में से एक लड़का उठकर बोला, आप दोनों के लिए ये गाना हमारी तरफ से। उस लड़के ने इतना कहकर वहां म्यूजिक प्ले कर रहे म्यूजिशियन को इशारा किया। उसके इशारा करते ही गाना प्ले होने लगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, गाना प्ले होते ही उस लड़के ने अपनी वाइफ की ओर हाथ बढ़ाया तो उस लड़की ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों डांस करने लगे। मधु वही एक चेयर पर बैठकर उन्हें डांस करते देख बहुत खुश हो रही थी। करण भी वही टेबल के पास खड़ा उन्हें देख रहा था। एक एक करके सारे कपल उठकर डांस करने लगे तो मधु की खुशी और बढ़ गई। तभी करण ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मधु पहले तो हैरानी से उसे देखने लगी, पर फिर उसने भी करण का हाथ थाम लिया और उठकर खड़ी हुई। करण उसे सबके बीच लेकर आया और उसने मधु की आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और फिर बाकी कपल्स की तरह डांस करने लगा। मधु की नजरें झुकी हुई थी। शर्म और झिझक की वजह से उसने एक बार भी करण की ओर नहीं देखा। करण ने उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर पूछा, एक बात पूछूं तुमसे? ये मत पूछिएगा कि मैं आपकी आंखों में क्यों नहीं देख रही हूँ, मधु बिना उसकी ओर देखे बोली। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने वही सवाल किया जिसके लिए मधु ने मना किया था, तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? उसके इतना पूछते ही मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा पर कुछ बोल नहीं पाए। करण ने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी पकड़ी हुई हथेली अपने सीने पर रखी और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर सारे कपल्स की तरह डांस करने लगा। दोनों डांस करते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बाकी सारे कपल्स की नजरें आकर उन पर ही टिक रही थी। मधु के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो करण ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद गाना खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाने लगे तो वो दोनों चौंक गए। मधु ने अपने आसपास इतने लोगों को देखा और फिर खुद को करण की बाहों में देखकर तुरंत उससे दूर हो गई। सब लोग उनकी ओर बढ़कर उनके डांस की तारीफ करने लगे।
करण मुस्कुराते हुए सबको थैंक्स कह रहा था, पर सबके जाने के बाद उसने अपने आसपास देखा तो मधु वहां नहीं थी। मधु, वो मधु का नाम लेकर उसे ढूंढने लगा। मधु रोते हुए वहां से बाहर आई और मन ही मन बोली कि उनके सामने होने पर अपने एहसासों को छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों मैं खुद को उनके करीब जाने से नहीं रोक पा रही हूँ? क्यों मैं उन्हें अपने करीब आने देती हूँ? क्यों? अगर मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे आज ही करण साहब का घर छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चले जाना चाहिए, वरना मेरी वजह से वो मुश्किल में आ जाएंगे। मुझे आज ही उनकी जिंदगी से जाना होगा। इतना कहकर वो वहां से भागने लगी और भागते भागते वो फोन पर बात करते हुए चले आ रहे ऋषभ से जा टकराए। आई एम सॉरी, मधु पलटकर बोली, पर जैसे ही उसने ऋषभ का चेहरा देखा तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऋषभ भी मधु को इस तरह अचानक से अपने सामने देखकर हैरान रह गया। मधु उसे देखते ही कांपने लगी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब नाचने लगा। उसे अपनी ही चीखें सुनाई देने लगी, पर उसे देखते ही ऋषभ मुस्कुरा दिया। उसकी जहरीली सी मुस्कान देखकर मधु की घबराहट और बढ़ गई। उसने कांपते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे हटाने शुरू किए तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, तो फाइनली मिस मधु शर्मा खुद चलकर मेरे सामने आ गई। ऋषभ के मुंह से अपना नाम सुनकर मधु की घबराहट और बढ़ गई। ऋषभ उसकी ओर बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने उसकी ओर अपना एक कदम बढ़ाया उसे मधु के पीछे लगे बड़े से मिरर में करण नजर आ गया, जो मधु को ही ढूंढ रहा था। ऋषभ ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। उसके पलटते ही मधु वहां से भाग गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? ऋषभ उसे देखते ही मन बोला और सोच में पड़ गया। पर फिर उसने पलटकर मधु को देखा तो वो वहां नहीं थी। वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी करण की नजर उस पर पड़ गई। उसे देखते ही करण ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा, ऋषभ ने अकड़कर जवाब दिया। करण होटल में अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, आज मेरे पास तुम्हारी बकवास का जवाब देने का टाइम नहीं है, इसलिए अपना कोटा किसी और दिन पूरा कर लेना। इतना कहकर वो मधु को ढूंढते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषभ गुस्से में बोला, आज फिर तेरी वजह से मधु मेरे हाथ से निकल गई, पर मैं जानता हूँ कि वो यही है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर वो भी मधु को तलाशने लगा। करण मधु को ढूंढते हुए मन ही मन बोला, करण अगर खुद पर काबू नहीं कर सकता है तो आज के बाद मधु के सामने कभी मत आना। बस एक बार वो मिल जाए तो उसे सही सलामत घर छोड़ दूं। उसके बाद आज ही उदयपुर के लिए निकल जाऊंगा और दोबारा मधु के सामने कभी नहीं आऊंगा। इधर मधु ऋषभ से छिपते हुए एक बड़े से पिलर के पास आकर खड़ी हो गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। बार बार उसे वो सब याद आ रहा था जो 3 साल पहले हुआ था। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे, पर तभी उसकी नजर करण पर पड़ी, जो परेशान सा उसे ही ढूंढ रहा था। मधु के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण, वो उसे पुकारते हुए करण की ओर दौड़ी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।